रिसेंट में आप लोगों के पेरेंट्स से जब हम मिल रहे थे तो काफ़ी सारे पेरेंट्स ने हमसे बोला कि सर 12th के बाद क्या ऑप्शंस है, इसका भी थोड़ा सा आप इनको बताओ। और पर्सनली भी 2-3 बार कॉल आए, तो इसलिए हमने ये करियर काउंसलिंग सेमिनार आपके लिए अरेंज किया है। आज हमारा जिसमें एक्सपर्टाइज है हम वो कोर्स के बारे में बताएंगे, और ऐसे सेशन में आपके 3 से 4 और लूंगा जिसमें दूसरी यूनिवर्सिटीज वाले और दूसरी फील्ड के प्रोफेशनल्स आके अलग दूसरे कोर्सेज के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो जब मैंने बोला हमारा जिसमें एक्सपर्टाइज है तो तुम समझ ही गए होंगे। तो आज हम लोग सीए के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे साइंस लेने के बाद बच्चों का पहला ड्रीम होता है कि वो एम्स की तैयारी करें, और मैथ्स लेने के बाद उसका ड्रीम होता है कि वो आईआईटी के लिए जाए। ऐसे ही कॉमर्स वाले बच्चे का पहला ऑप्शन होना चाहिए, होता नहीं है अभी कुछ समय से, कि वो सीए के लिए ऑप्ट करे। तो आज सीए के बारे में पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक हम दोनों आपको समझाएंगे। ठीक है, 15 से 20 मिनट आप लोग बिल्कुल शांति बनाए रखें। ठीक है, और सीट बेल्ट बांध के रखिए। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को जितनी भी बातें हम आज करने वाले हैं उसे हमने 7 अलग अलग टॉपिक्स में बांटा है। मैं अभी आपको सीए के कोर्स, ड्यूरेशन, फीस स्ट्रक्चर इनके बारे में बताऊंगा। सर आपको आगे ऑब्स्टेकल्स के बारे में, करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में, अर्निंग के बारे में बताएंगे, और सीए के साथ क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज हो सकते हैं इसकी हम बात करेंगे। तो ऑन एन एवरेज 7 अलग अलग टॉपिक्स में हम लोग आज बात करेंगे, शुरू से लेकर एंड तक। सबसे पहले सीए का जो कोर्स है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल। ठीक है, सीए फाउंडेशन का एग्जाम आप लोग 12th के बाद 2 बार साल में दे सकते हो। आपका 12th का पेपर अभी मार्च 2023 में होगा, फरवरी मार्च में। ठीक है, तो फरवरी और मार्च में आप 12th कंप्लीट करोगे, तो मार्च के बाद आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे सीए फाउंडेशन देने के लिए। 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, मतलब उस साल में कितनी भी बार दे सकते हो आप, कोई फाउंडेशन नहीं है। तो 2023 में आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, पहला जून 2023 और उसके बाद दिसंबर 2023। जो बच्चा अभी से तैयारी शुरू कर चुका है वो जून में भी दे सकता है, लेकिन प्री रिक्विजिट क्या है? एक तो वो अभी से तैयारी स्टार्ट करे, और दूसरा मैथ्स पे अच्छा कमांड है। क्योंकि सीए फाउंडेशन में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, सीए फाउंडेशन, सीए नहीं बोला मैंने, सीए फाउंडेशन में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है वो मैथमेटिक्स है। क्योंकि 100 नंबर की पूरी आती है, तो उसके लिए तैयारी अगर पहले से करी होती है तो बेटर होता है। हमसे कोई पूछे तो हम ये कहेंगे कि 2 महीने के चक्कर में बच्चा दे तो लेता है, लेकिन अधिकतर बच्चे ये सोच के देते हैं कि हम जून में दे देते हैं, नहीं हुए तो दिसंबर में भी दे देंगे। वो प्रोसेस, वो थॉट प्रोसेस बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर फेल लिखवाने के लिए हमें अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए कि फेल भी हो गए तो दिसंबर में तो दे ही नहीं। तो प्रॉपर है कि हम अच्छी तैयारी के साथ दिसंबर में ही दें। ठीक है, अगर हमने अभी तैयारी शुरू नहीं की है, क्योंकि बोर्ड का भी प्रेशर होता है, फरवरी मार्च पूरा बोर्ड में निकल जाएगा, तो सिर्फ अप्रैल और मई बचेगा, और जून में तो पेपर है। 2 महीने में मैथ्स पूरी कंप्लीट करना सबसे बड़ा हर्डल होता है। बाकी के सब्जेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो 2 अटेम्प्ट होंगे, जून और दिसंबर। तो हम लोग अभी बात करते हैं कि हम दिसंबर में अगर हम करते हैं तो मैं पूरा बताऊंगा आगे में कितने साल में कंप्लीट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक बेस में भी दिसंबर को रखना। ठीक है, जून से चलोगे तो फिर 6 महीना कम कर लेगा। अभी मैं मान रहा हूं कि आप सब लोग दिसंबर के लिए तैयारी करोगे, अगर करते हो तो। ठीक है, सीए फाउंडेशन में आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे बेटा, 4 सब्जेक्ट। ठीक है, या ऐसा बोलूं 4 पेपर, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट 7 होते हैं। जो आपके 2 पेपर होंगे, 4 पेपर होंगे, उसमें से 2 पेपर ऑब्जेक्टिव है और 2 पेपर सब्जेक्टिव है। 2 ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव। सीए फाउंडेशन का पहला पेपर अकाउंट्स का होगा 100 नंबर का। अकेली अकाउंट्स ही 100 नंबर की होती है, बाकी कोई पेपर 100 नंबर का नहीं होता। पूरी अकाउंट्स 100 मार्क्स की है। ठीक है, तो पहला पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा अकाउंटेंसी का, जिसमें 11th 12th की बेसिक अकाउंट्स आएगी और कुछ नए टॉपिक आएंगे।
नए टॉपिक भी ऐसे होंगे जो इजीली क्रैक कर सकते हो, और फाउंडेशन के अकाउंट्स में इजीली बच्चा 80 से 90 तक का स्कोर लेके चलता है, आते हैं उनके, अगर 11 12 का बेस अच्छा हो तो, ठीक है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्टिव पेपर होगा लॉ का। सीए फाउंडेशन में दूसरा सब्जेक्टिव पेपर होगा किसका? लॉ का। लॉ के साथ इंग्लिश भी आती है, 60 नंबर की लॉ होती है और 40 नंबर की इंग्लिश। ये दोनों पेपर भी क्या होते हैं? सब्जेक्ट। लॉ नया सब्जेक्ट है, पढ़ने में मजा भी आता है और इसमें भी बच्चा अच्छे से स्कोर कर लेता है। तो पहले दो पेपर बहुत सही चलते हैं, पहला अकाउंट्स, दूसरा लॉ। तीसरा पेपर होता है 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से हर्डल्स शुरू होते हैं। 100 नंबर की मैथ्स में मैथ्स 40 नंबर की ही है, बाकी के 40 नंबर की स्टेट्स हैं और 20 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग है, जिसे एलआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलआर। 40 नंबर की मैथ्स, 40 नंबर की स्टेट्स और 20 नंबर की एलआर। ये पूरा 100 नंबर का मैथमेटिक्स। और अगले 100 नंबर की होती है इकोनॉमिक्स। अब मैथ्स में अच्छी बात क्या है कि ये 100 नंबर की जो मैथ्स होती है ये पूरी ऑब्जेक्टिव होती है। क्या होती है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होती है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के और आपको ओएमआर शीट पे एबीसीडी पढ़ना है, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है। पहले दो पेपर कैसे थे? सब्जेक्टिव, लेकिन मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव। लेकिन अब इसके अंदर ट्विस्ट क्या है? नेगेटिव मार्किंग होता है। हर 4 गलत आंसर पे 1 नंबर कटता है, ठीक है। तो अगर आपने 100 नंबर की मैथ्स करी, उसमें 50 नंबर की आपकी सही हो गई, ठीक है, 30 नंबर के क्वेश्चन आपने छोड़ दिए और 20 नंबर के आपने तुक्के मार दिए और वो तुक्के गलत निकल गए, तो 20 गलत आंसर पे आपके 5 नंबर कटेंगे। तो जो आपके 50 आ रहे थे सही के, उसमें से 5 कट के आपकी ग्रैंड टोटल बनेगा कितने का? 45, ठीक है। तो ये मैथ्स के बारे में बात करिए। मैथ्स एक सबसे बड़ा हवा है। मेरे पास भी मैथ्स नहीं थी, मुर्सा के पास भी मैथ्स नहीं थी, बट हमने सीपीटी समहाउ क्रैक कर लिया, ठीक है। और सीए भी। मैथ्स कितने बच्चों को ऐसा सुना है मैंने कि वो सीए नहीं करते मैथ्स की वजह से। तो मैं आपको बता दूं, मैथ्स सिर्फ सीए फाउंडेशन में आएगी, बाकी आईपीसीसी और फाइनल में कहीं मैथ्स नहीं आती, ठीक है। इनके सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे, ठीक है। 100 नंबर की मैथ्स होगी और अगले 100 नंबर की होती है इकोनॉमिक्स, वो भी ऑब्जेक्टिव होती है। इकोनॉमिक्स में 60 नंबर की इको होती है और 40 नंबर की बिजनेस होती है। वो बिजनेस वो नहीं होती जो आपने 11th 12th में पढ़ी है, मिक्सअप होती है थोड़ी सी। वो 100 नंबर का पेपर भी ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो इको जो होती है ना 100 नंबर की, वो भी स्कोरिंग होती है, वो भी पूरी स्कोरिंग है, क्योंकि इको में बहुत अच्छा कमांड होता है बच्चों का। अब आज भी अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर अपन 12th क्लास की इको में इंडियन इको को ऑब्जेक्टिव वाला पेपर दे दूं मैं तुम्हें, तो तुम्हारे मार्क्स देख लो कैसे आते हैं, ठीक है। बहुत अंतर आ जाएगा। मतलब तुम लोग खुद ये बोलोगे कि ऑब्जेक्टिव आने के बाद तो फिर सब जो कटते ना वो भी ना कटे, तो वो पूरी की पूरी इको क्या हो जाती है? ऑब्जेक्टिव। तो 100 नंबर की अकाउंट, 100 नंबर की लॉ और 100 नंबर की इको, ये 300 नंबर हमारे सिक्योर होते हैं। लेकिन जो 100 नंबर की मैथ्स होती है उसमें हमें बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। बच्चा भी लगाता है, टीचर भी लगाता है। अब इस बार हमारा जो फाउंडेशन का 40 बच्चों का बैच था, उससे पहले जो बैच था, इनके अंदर 4 बच्चों के पास मैथ्स थी। चलो अभी वाले फाउंडेशन के तो रिजल्ट नहीं आए, इससे पहले वाले बैच में 40 बच्चे थे, उसमें से 4 बच्चों के पास मैथ्स थी, ठीक है। और सिलेक्शन कितने बच्चों का हुआ? 28 स्टूडेंट्स हैं। वो 28 में 4 बच्चे ही थे बस मैथ्स वाले, बाकी 24 स्टूडेंट नॉन मैथ्स। तो जो वो कर सकते हैं तो वो आप लोग भी कर सकते हो। तो मैथ्स इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हाँ ये नहीं कहूंगा कि कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है। टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लेकिन हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये 4 सब्जेक्ट हो गए। इसमें पासिंग क्राइटेरिया बता दूं आपको, 100 अकाउंट्स, 100 लॉ, 100 मैथ्स और 100 इको। हर सब्जेक्ट में 40 नंबर लाने कंपलसरी है और एग्रीगेट में 50 लाने कंपलसरी। एग्रीगेट 50% और इंडिविजुअल 40%। मतलब अगर मेरे यहाँ 40 आए, यहाँ 40 आए, यहाँ 40 आए और यहाँ भी 40 आए, तो मेरा टोटल कितना बैठेगा? 160। जबकि 400 का 50% होता है 200, तो मैं फेल, क्योंकि मेरा एग्रीगेट नहीं हुआ। इंडिविजुअल में मैं पास हूँ, लेकिन मैं एग्रीगेट में पास नहीं हूँ। अब उल्टा करते हैं, यहाँ मेरी अकाउंट्स अच्छी है, मेरे 70 आ गए, लॉ भी मेरी अच्छी है 70 आ गए, इको भी मेरी अच्छी है 70 आ गए, लेकिन ये मेरी अच्छी नहीं है, इसमें 35 ही आए, तो भी मैं फेल, क्योंकि हर सब्जेक्ट में मुझे 40 आ रहे। तो मेरा एग्रीगेट तो 200 के पार हो गया। लेकिन अब इसमें इंस्टीट्यूट थोड़ा सा रहम कर देता है कि जिन एग्जाम में
आपको 60 नंबर से ज्यादा आ जाते हैं तो वो पेपर आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ मेरे 70 है, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, तो अगली बार मुझे सिर्फ मैथ्स ही देना पड़ेगा, ठीक है, अगर 60 से ज्यादा आ गए तो, ठीक है। तो यहाँ हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसके 200 भी दिलाए जाए और 40 नंबर किसी भी हालत में मैथ्स में दिलाए जाए। बार बार मैथ्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 7-8 साल से जितने टाइम से हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई केस नहीं आया कि इधर 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 40 नहीं आए, एग्रीगेट आ गए, ऐसा अभी तक कोई केस नहीं आया। और ऐसे बहुत से केस आए हैं जहां एग्रीगेट हो गया लेकिन मैथ्स में 40 नहीं आया, तो उसका सिलेक्शन रुक गया, लेकिन फिर उसने समहाउ अगले अटेम्प्ट में उसे क्लियर कर लिया, ठीक है। स्पीड सही जा रही है, हाँ, और जल्दी करो, ठीक है, वो इनके लिए तो वो है ना। अब ये तुम्हारा सब्जेक्ट के ऊपर हो गया सीए फाउंडेशन। इसी तरीके से आईपीसीसी में सीए इंटर में भी आपको 4 की जगह सब्जेक्ट हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे? 2 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप 4 सब्जेक्ट, सेकंड ग्रुप 4 सब्जेक्ट। आप दोनों ग्रुप का अलग अलग एग्जाम दे सकते हो, पहले ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2। बच्चे दोनों एक साथ देने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा लोड हो जाता है और फिर एक के भी नहीं रहते, तो हम ये एडवाइस देते हैं बच्चे को जज करके कि आप एक एक ही दो। सीए फाइनल में भी इसी तरीके से 2 ग्रुप होंगे, 4 सब्जेक्ट का एक और 4 सब्जेक्ट का दूसरा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये सीए आईपीसीसी और फाइनल के बीच में आएगी आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप। आपको किसी सीए के अंडर में काम सीखना पड़ेगा और सीए का सबसे इंटरेस्टिंग जो मोड है वो यही है, आर्टिकलशिप। अब ये आर्टिकलशिप होती है बीच में 3 साल की। कितने साल की? 3 साल। ये आर्टिकलशिप आप तभी कर सकते हो जब आपने सीए इंटर का एक ग्रुप पास करा हो, या तो फर्स्ट या सेकंड। बिना इंटर पास किया आप आर्टिकलशिप स्टार्ट, तो मतलब आपने दिसंबर में फाउंडेशन क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको 9 महीने मिलेंगे आईपीसीसी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आईपीसीसी का एग्जाम होता है मई में और नवंबर में। तो दिसंबर के बाद आप मई में एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि फाउंडेशन और आईपीसीसी में बीच में 9 महीने का गैप आना जरूरी है, तो आप मई के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आपको दिसंबर के बाद कौन सा मिलेगा? ये दिसंबर 23 है और ये नवंबर 24, ठीक है। तो यहाँ आपके 12th के बाद 1.5 साल पूरे हो गए। 12th आपने कब दी थी? मार्च 23 में। फाउंडेशन आपने कब दी? दिसंबर 23 में। और आईपीसीसी आप कब दोगे? नवंबर 24 में। यहाँ आपका फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ और आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 बातें बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। आर्टिकलशिप जैसे ही स्टार्ट होगी नवंबर की, तो ये रिजल्ट आपका फेब में आएगा। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा वेट करना पड़ेगा, तो 2-1 महीने आपका थोड़ा सा फ्री पीरियड जाएगा। वो 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट आएगा फेब में और आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, और वो आर्टिकलशिप कितने साल की होगी? 3 साल। लेकिन अब प्रपोज्ड एक अमेंडमेंट आया है सीए कोर्स में। क्या अमेंडमेंट आया है कि ये आईपीसीसी के जो एग्जाम है इसमें अब 8 की जगह 6 पेपर हो गए। हर ग्रुप में 4-4 होते थे, एक पेपर हट गया और अब कितने रह गए? 3। और ये आर्टिकलशिप भी 3 की जगह अब हो गई है 2 साल। तो जब तक आप यहाँ पहुंचोगे आपका ड्यूरेशन हो चुका होगा कम। ये प्रपोज्ड है, अभी इस महीने या अगले महीने में ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा, लेकिन 100% ये चेंज आने वाला है। तो अब आर्टिकलशिप बहुत कम हो जाएगी। कितने साल की हो जाएगी? 2 साल। ये 2 साल की आर्टिकलशिप में आपको सीए फाइनल की तैयारी भी करनी है, क्योंकि जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो यही है, सीए। और ये 2 साल काफी होते हैं ये तैयारी करने के लिए, अगर सिस्टमेटिक तरीके से डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करें तो, ठीक है। अब वो सब बाद में आगे बात करेंगे कि कैसे करनी है, क्या करनी है। ये आपका कोर्स का ड्यूरेशन हो गया, समझिए। पहले आज आप 12th दोगे मार्च में, दिसंबर में आएगा आपका फाउंडेशन में आएंगे आपके 4 पेपर, 4 में से 2 सब्जेक्टिव, 2 दिसंबर के बाद आप दोगे नवंबर में आईपीसीसी, उसके बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी। आर्टिकलशिप चलेगी 2 साल की, और 2 साल खत्म होते ही आपको क्या देना है? सीए फाइनल। 12th से लेकर अगर मैं सीए फाइनल तक का टाइम पीरियड गिनूं तो यहीं पे ड्यूरेशन भी बता देता हूं मैं आपको ऑन एन एवरेज 4 साल लगेंगे अब, और हमें लगे थे 5 साल, और अब तुम्हें लगेंगे 4 साल। नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कोई बंदा करता है तो 3 साल का होता है, और ग्रेजुएशन में कोई जॉब नहीं मिलती है। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ता है। तो अगर आप बीकॉम और एफकॉम करो तो 3 साल इधर, 2 साल इधर, 5 साल तो आपको ग्रेजुएशन में भी लगते ही है।
यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री मिल रही है, ठीक है, वो भी 4 साल में। लेकिन कब? जब सारे एग्जाम एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गए। और कई बार अटेम्प्ट लगते हैं, फाइनल में लगते हैं, आईबीसीसी में लगते हैं, फाउंडेशन में यूजुअली नहीं लगने चाहिए, लेकिन अगर वहां लग गए। अब आगे आते हैं, ये ड्यूरेशन आपकी 4 साल की हो जाएगी। फीस स्ट्रक्चर, 2 बातें बता दी मैंने, कोर्स ड्यूरेशन, तीसरी चीज आती है फीस स्ट्रक्चर। सीए का फीस स्ट्रक्चर बहुत ही लो है एज कंपेयर टू अदर मास्टर कोर्सेज या दूसरी डिग्रीज की बात करें, पीएचडी की बात करें तो बहुत लो है। आपको सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करवाना है 9,000 रुपए में, जिसमें कोर्स सब आपके कराया जाएगा। आईपीसीसी का रजिस्ट्रेशन होगा 18,000 में, इसमें दोनों ग्रुप का रजिस्ट्रेशन हो गया, कोर्स आपके कराया जाएगा। सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन भी 18,000, इसमें भी कोर्स आपके कराया जाएगा दोनों ग्रुप का, 18 36 और 9 45। तो आप इंस्टीट्यूट को भरोगे मात्र 45,000 रुपए कोचिंग फीस। फाउंडेशन की फीस 25 से 30 के बीच में लाया करती है, अपन मैक्सिमम 30 पकड़ के चले। ऐसे ही आईपीसीसी की फीस 60 30 दोनों ग्रुप की, और सीए फाइनल की थोड़ी सी ज्यादा होती है 40 दोनों ग्रुप की, तो 80,000 प्लस 60,000 140 प्लस फाउंडेशन के 30,000 170 यहाँ, और इंस्टीट्यूट को आपने 50 दिए, कितने हुए 220, और बाकी के दूसरे एक्सपेंस मिलाकर 2.5 लाख रुपए में ये कोर्स हो जाता है। आईटीओटी, इसमें मान लो इसमें इंस्टीट्यूट एक कंप्यूटर ट्रेनिंग करवाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज करवाता है, जीएमसीएस बोलते हैं उसे, उसके 4-5 हजार रुपए वो अलग से लेता है। तो कुल मिला के कोचिंग सब मिलाकर टोटल ये कोर्स 5 साल में 2.5 लाख रुपए का है। 5 साल में 2.5 लाख डिवाइड बाय 5 करो तो हर साल के 50,000, और 50,000 को डिवाइड बाय 12 करो तो हर महीने के 4,000 ऑन एन एवरेज, जो 12th की फीस से भी कम है। जितना आप अभी 12th में देते हो उससे भी कम है। तो पैसा तो इस कोर्स में कहीं मैटर ही नहीं करता, मैटर करेगी मेहनत, वो अभी सर ऑब्स्टेकल्स के अंदर बताएंगे। तो मैंने अभी बात करी आपको सब्जेक्ट के बारे में, कोर्स के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में और फीस के बारे में। अब आर्टिकलशिप कहाँ से करनी चाहिए और आर्टिकलशिप के अंदर क्या चीजें होती है और ऑब्स्टेकल क्या है, ये मुझसे से बताएं। तो शबीर सर समझाते हैं, बहुत अच्छे समझाते हैं, मैं नहीं समझा पाऊंगा। पहले तो ये समझो कि आप लोगों के लिए ये सब किया क्यों जा रहा है। मैं सबकी नहीं, मेरी बात बताता हूँ। जब मैंने 12th क्लास पास करी थी तो मेरा तो सपना था कि बाहर जाके कॉलेज लेना है बढ़िया वाला, और फुल और आज़ादी चाहिए, उनको चाहिए आज़ादी। माँ बाप ने आज़ादी दी, साफ मना कर दिया, मम्मी ने कि नहीं जाएगा तो बाहर जो करना ही नहीं कर। अब यहाँ करने के लिए मुझे लगा कि अब बचा क्या, तो किसी ने कहा कि सबसे डिफिकल्ट वाला कोर्स यही होता है, तो यही कर लेना। तो जब मैंने ये कोर्स ऑप्ट किया था तो मुझे ये भी पता नहीं था कि इसकी कितनी स्टेजेस हैं, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और इसकी जो पहली स्टेज है इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है और कितने में होता है, और इस रजिस्ट्रेशन को बोलते क्या है, ये भी पता नहीं था मुझे, और कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी। एक एक चीज़ बाद में पता पड़ी। मतलब मैं मन बना चुका था कि सीए करना है, लेकिन कैसे होता है उसका एक भी पता नहीं था। ये गलती हम सब करते हैं, और आप लोग ये गलती ना करो, इसलिए हम आपको सिर्फ सीए के बारे में नहीं बता रहे। सीए तो हम जानते हैं, इसलिए बता रहे। आज मुझसे कोई भी आगे को पूछता है कि पेरेंट्स, अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं, बच्चे को तो मतलब होता नहीं है, पेरेंट्स पूछते हैं आगे क्या करें, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, मुझे किसी के बारे में कुछ पता नहीं है, सीए करवाना हो तो मेरे पास जाए। हम सिर्फ और सिर्फ सीए की कंप्लीट नॉलेज दे सकते हैं आपको, बाकी सब के लिए आपको अलग अलग एक्सपर्ट आके नॉलेज देते जाएंगे। अब शब्द कहाँ तक लाके छोड़ा तुमने मुझे, कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर और ड्यूरेशन। मतलब पहली बार हमने इनकी डिटेल में ये बातें डिस्कस करी हुई, ये अकेला मैं भी बोलना चाहता था और नहीं बोल पाता, बहुत सारी चीजें डिस्टॉर्टेड होती। हम आपके बढ़िया पेपर में जमा के लाए हैं, इसके बाद बार बार बोल रहा था ऑब्स्टेकल मुझे बताने, ऑब्स्टेकल मुझे बताने, ये आपका पार्ट है। वो मेरे पेपर मुझे ऑब्स्टेकल नहीं बताने, मुझे आप लोगों को स्कोप बताना कि एक बार अगर आप लोगों ने सीए कर ली, करो ना करो, लड़ो झगड़ो नहीं झगड़ो, वो आपके ऊपर है ना। जितनी मेहनत करोगे, जितने एफर्ट डालोगे, वैसा ही बनोगे। मतलब अगर ऐसा कोई कोर्स होता
जो बहुत सिंपल होता और उसमें स्कोप अनलिमिटेड होता तो मैं पागल होता मैं भी वही करता, है ना। तो जितनी जो भी चीज जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो किसके ऊपर मिलेगा कि आपने कितनी मेहनत करी। तो इतनी सारी मेहनत समझा दी, पूरे 5 साल तक लड़ना झगड़ना पड़ेगा, और कैसे करना पड़ेगा, क्या रुकावट आएगी आगे बता देंगे हम आपको, इनाम क्या मिलेगा ये बता। अगर आप बन गए तो स्कोप क्या करेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो सीए के लिए बंद होगी। एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लिया ना, आज आपने कॉमर्स ले ली, 11th 12th में आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, तो कॉमर्स पढ़ने के बाद जितने भी डायमेंशंस होते हैं वो सीए के लिए खुले होते हैं और प्रायोरिटी पे होते हैं। और वो सीए के लिए प्रायोरिटी पे होते हैं, खुले होते हैं अलग बात है, प्रायोरिटी पे होते हैं। मतलब आप यूँ कहो कि किसी ने एमबीए किया हो, किसी ने कोई एक्स कोर्स किया हो, किसी ने वाई कोर्स किया हो, आपने सीए किया हो और आप सब गए किसी एक जॉब को ले, आप उनकी टॉप लिस्ट पर, अब उस भीड़ में आप खड़े हो ना तो आप टॉप पे हो। कहाँ कहाँ जा सकते हो आप किसी भी बड़ी कॉर्पोरेट में जा सकते हो, वहां पे आपके लिए मनमान वैकेंसीज होगी, और वैकेंसीज में भी जो टॉप वाली वैकेंसी होगी ना वो आपके लिए होगी। मींस आप नीचे से स्टार्ट नहीं करोगे, आप डिपार्टमेंट के हेड से स्टार्ट करोगे। आप एक एग्जांपल लो कि अगर मैं किसी भी कॉर्पोरेट में अकाउंट्स डिवीजन में जाके ये मेरा सीवी देता हूँ कि मुझे जॉब चाहिए, तो वो मुझे कभी भी जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट की जॉब नहीं देगा, वो मेरे को डिपार्टमेंट हेड ऑफ द अकाउंट्स की जॉब देगा। एक मतलब 3-4 स्टेज तो मैंने मेरी कोर्स में एलिमिनेट कर दी। जो लोगों को 4 से 5 साल लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए, वो भी हार्ड वर्क करने के बाद, वो तो ऐसे ही खत्म हो गया। मैं स्टार्टिंग कहाँ से करता हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, क्योंकि जो तुम 4-5 साल में गेन करोगे ना वो तो मैंने मेरी 3 साल की आर्टिकशिप में ऑलरेडी गेन कर लिया। अब मैं हेड बनने के लायक हूँ। तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, पूरी लिस्ट लाया हूँ जब मैं रिसर्च कर रहा था, और आपको इस लिस्ट के साथ में ये भी बताऊंगा कि इनकी स्टार्टिंग पैकेज क्या होती है, मिनिमम और मैक्सिमम स्टार्टिंग पैकेज, बाकी तो आपका कैलिबर है, जैसा आप डिजर्व करते हो सब कुछ मिलेगा। स्टार्टिंग बता दूंगा मैं आपको। आप किसी भी कॉर्पोरेट में जा सकते हो, आप बैंकिंग में जा सकते हो, कभी भी बैंकिंग में तो कभी भी जा सकते हो। अभी हमारा एक फ्रेंड थे जो बहुत टाइम से टीचिंग लाइन में थे, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत मेहनत है, तो टीचिंग छोड़ के अगले दिन बैंकिंग में चले, हाथ तो हाथ उनको 9 लाख की जॉब ऑफर होगी सेम डे। कभी जब मर्जी पड़े वहाँ बैंकिंग में उठाने चले जाओ, कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, बस ऑफिस में जाके अपना सीवी मेल करने की जरूरत है, जाने की जरूरत नहीं, मेल करने की जरूरत है। अभी मेरा भाई एक सीए बना है, उसको हमने एक दुबई के ग्रुप में ऐड कर रखा है, ऑनलाइन से मैसेज आता है रोज के 4, इधर रिक्वायर्ड, इधर रिक्वायर्ड, इधर रिक्वायर्ड, इधर रिक्वायर्ड। वो साला हर चीज के लिए मना करते नहीं यार, ये वाली तो नहीं करूँगा, ये वाली तो नहीं करूँगा, ये वाली तो नहीं करूँगा। जहाँ लोग नौकरी पाने के लिए मरते हैं ना, वहाँ आपके पास ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाली ठीक है अपने हिसाब से, हर तरीके से। बैंकिंग में जा सकते हो, इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हो, फाइनेंशियल सेक्टर में जा सकते हो। इंश्योरेंस समझते हो, फाइनेंस मतलब एनबीएफसी, वहाँ जा सकते हो आप। या फिर ये तो हुआ जॉब, अगर आपको जॉब करनी है तो जॉब करनी है मतलब सीए में आप जॉब करते हो, तो पता है कैसी जॉब मिलती है आपको, 9 to 5 की, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 5, 5 बजे बाद घर। हम तो पागल हैं, हमारे वाले 8-9 बजे तक नहीं बैठे रहते हैं, जॉब कर रहे हो 9 to 5, उसमें भी सैटरडे संडे ऑफ। तो मेरे जितने भी नोन पर्सन्स हैं जो जॉब करते हैं, और अगर वो मिडिल ईस्ट में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में जॉब करते हैं, तो वो पूरी कंट्री घूमते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे में। फ्राइडे 5 बजे छुट्टी, 6 बजे 20 बच्चों को लेकर रवाना किसी न किसी हिल स्टेशन पे, बड़े डेस्टिनेशन पे, सैटरडे संडे वहाँ बिताया, मंडे वापस। ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी वहाँ मिलती है। ये जॉब आप चाहो तो आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो आप, मतलब आप अपनी खुद के प्रोफेशन को यूज कर सकते हो, जिसमें आप को क्लाइंट्स ढूंढने होंगे, क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, और उनसे मोटी मोटी फीस मिलेगी, छोटी मोटी नहीं, मोटी मोटी फीस मिलेगी। क्या क्या सर्विस आप दे सकते हो, तो आप शेयर ब्रोकर बन सकते हो, आप बन सकते हो मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर का मतलब शेयर ब्रोकर तो समझते हो ना आप, मतलब शेयर को परचेज सेल आप फ्लिपकार्ट की तरह बाय नाउ नहीं कर सकते। मैं तो उड़ते वहां आप शेयर मींस आप शेयर बाजार पे गए, बाय नाउ पे क्लिक करा, शेयर्स आ गए, ऐसा नहीं होता, आपको कोई ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उस ब्रोकर का 0.1-0.2% कमीशन होता है जितने भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उसके ऊपर, तो आप शेयर ब्रोकर बन सकते हो।
आप बन सकते हो मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर क्या होता है? जो कंपनीज को शेयर्स को इशू करने में, उनको सब्सक्राइब कराने में हेल्प करता है, तो आप मर्चेंट बैंकर बन सकते हो। आप बन सकते हो फाइनेंशियल एडवाइजरी, कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कब तक इन्वेस्ट रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए। आप बन सकते हो प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब किसी कंपनी को अगर लोन चाहिए अपने प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो आप बैंक से लाइसेंस करवा के उसको लोन दिला सकते हो। उसकी मोटी मोटी फीस मिलती है लोन का 5%। और छोटे मोटे लोन लेने वाले नहीं आते 1-2 लाख रुपए वाले, यहाँ आते 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ वाले। तो मान लो कभी कभार जिंदगी में कोई 1000 करोड़ वाला क्लाइंट मिल गया, तो उसका 5% हो गया 50 करोड़। एक बार काम कर लो, 2-3 महीने जिंदगी भर काम ही नहीं करना उसके बाद। सही है ना? आगे चलो, ये 4 चीज तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आती है लास्ट आपकी प्रैक्टिस, कि प्योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करें, जिसके लिए सरकार ने सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही परमिशन दे रखी है, उनके सिवा और कोई सिर्फ ठप्पा नहीं लगा सकता। बहुत सारे वाले आके लड़ते हैं, अभी उनका भी सेमिनार होने वाला है, क्योंकि बताना नहीं चाहते तुम्हारी नजरों में लोग गिर जाएंगे। बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज वाले लड़ते हैं सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से, कि यार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सा ऐसा अनोखी का पूत आगे उसको ही परमिशन दे रखी है, हमको भी साइन करने की परमिशन मना कर देते हैं, नहीं करेगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर आप प्रैक्टिस में जाते हो तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे सिर्फ आपको परमिशन है, वो है ऑडिट एंड अकाउंटिंग। आप चीज़ों पे ऑडिट कर सकते हो, और टोटल 9 कैटेगरीज की ऑडिट होती है। मैं सब लिख के लाया था, 9 अलग अलग तरीके की ऑडिट कैसे होती है, पर मुझे लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा आप लोगों का, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बस आप एक लाइन सुन लो। जब मैं पढ़ता था तो मेरे सर ने ये समझाया था कि बेटा एक बार बस सीए बन गया, तो सीए बन गया ना, तो जैसा 20 साल तक तेरे माँ बाप ने तेरा ख्याल रखा है ना, उसके बाद के जो 50 साल है इंस्टीट्यूट तेरा ख्याल रखेगी। इंस्टीट्यूट वाले इतने इनोवेटिव हैं कि अपने मेंबर्स को कमाई करने के नए नए तरीके ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। पहले सिर्फ एक ऑडिट हुआ करती थी जिसको बोलते थे स्टैट्यूटरी ऑडिट, अब 9 अलग अलग तरीके की ऑडिट होती है जो इन कंपनीज के ऊपर कंपलसरी होती है करवाना। और एक एक ऑडिट की फीस भी अभी मैं आपको थोड़े टाइम बाद समझाऊंगी, आप कमाओगे कितना, अगर इनमें से कोई सी भी एक चूक कर दो। नाम बोल देता हूँ, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, IRS टैक्स ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, पेरोल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, पे ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, अलग अलग तरीके। और एक एक की फीस लाइक्स में होती है, आराम से हजारों में नहीं होती। ठीक है, प्रैक्टिस कर लिया आपने, ऑडिट करोगे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी के सारे काम काज सीए करवाने पड़ते हैं, किसी को माइकल लाल की हिम्मत नहीं होती है, कोई कर दे। इनकम टैक्स के सारे काम काज सीए करता है, प्लस ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब 2 सिस्टर कंसर्न है, तो उनके बीच में जो डील होती है वो एक आर्म लेंथ प्राइस, एक फेयर प्राइस पे होनी चाहिए, इसके लिए भी सीए से सर्टिफाई करवाना पड़ता है, ये भी देश ने कानून बना रखा है। तो अगर मान लो किसी ने अपने भाई की फॉर्म के साथ ही कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कर लिया, तो आपके पास ले जाके साइन करवाना पड़ेगा कि मैंने जो ट्रांजैक्शन किया है बिल्कुल सही रेट पे किया है, इसमें हमारा कोई जालसाजी नहीं इन्वॉल्व है, इसके लिए भी आपके पास साइन करवाने आएगा। और एक लास्ट होता है आपका ड्यू डिलिजेंस और पीयर रिव्यू। अब बहुत भारी भरकम वर्ड है, आप लोग अगर परमिशन दो तो समझाओ क्या, नहीं तो बहुत हाई लेवल वाला टर्म है, रहने देते हैं। भले ही समझ लो, आप बन गए तो कोई ये काम कराने आ गया तो आपके पहले पेयर पड़ेगा, उनको बढ़िया दूध से पानी से 2 लाख पिएगा, फिर आपसे रिक्वेस्ट करेगा भाई साहब मेरे काम कर, फिर आप उसको फटकार के भाई ये कर ऐसा फोन आने लग गए पेरेंट्स के, तो अपन रहने देते हैं, किसी और में समझाएंगे कि ड्यू डिलिजेंस और पीयर रिव्यू क्या होता है, आप भी सर्च कर सकते हो, सीधी एलेक्सा को बोल के। ठीक है, आगे चलते हैं, इनकी कमाई देख लेते हैं। ये हुई ना बात, शानदार है, मेरे को सर्दी भी लग रही बहुत सारी। तो ये जो भी अमाउंट में बोलूंगा ना, अनगढ़ंत नहीं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। मैंने और शब्बीर ने सुबह गूगल पे सर्च करने के लिए कि अगर कोई कॉर्पोरेट में या बैंकिंग में जाता है तो उसका इनिशियल पैकेज स्टार्ट होता है 12 लाख से, 12 लाख से उसका इनिशियल पैकेज स्टार्ट होता है ईयर में। अगर कोई इंश्योरेंस सेक्टर में जाता है तो उसका पैकेज स्टार्ट होता है 10 लाख टू 32 लाख से। अगर कोई फाइनेंशियल सेक्टर में जाता है तो उसका पैकेज स्टार्ट होता है 8 लाख टू 15 लाख में।
अगर कोई मर्चेंट ब्रोकर बनता है, शेयर ब्रोकर, उसका पैकेज स्टार्ट होता है 7.5 to 25 लाख। ये स्टार्टिंग बोल रहा हूँ सारी। मतलब if you are lucky, if you have cracked your interview very well, then you might have got 25 lakh rupees your starting pay। इंग्लिश बोलता है ना? अगर आप मर्चेंट बैंकर बनते हो तो 11 लाख से 40 लाख स्टार्टिंग पैकेज। 11 से फाइनेंशियल एडवाइजरी बनते हो तो एवरेज 23 लाख। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हो तो 5% ऑफ प्रोजेक्ट फीस वन टाइम। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 5% 5 करोड़ वन टाइम, प्लस जो कंपनी लोन देती है वो उस फॉर्म का आपसे टाई अप कराती है कि अब आपकी जिम्मेदारी है, आपने लोन दिलवाया है तो 3 साल का 5 साल का लोन है तो 5 साल तक आप इससे जुड़े रहोगे और देखोगे ये कोई गलती ना करे, हमारे को बैंक में पैसे देते रहे। तो ये जो बनता है ना, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये उससे अटैच होते 5 साल के लिए। 5 साल तक उनको कंसल्टेंसी देता रहेगा और उनसे फीस लेता रहेगा 5 साल। और प्रोजेक्ट मैनेजर बनना मतलब प्रोजेक्ट पास करवाना बैंक से। ये एक बार का काम है। एक बार मैंने इसका प्रोजेक्ट पास करा दिया, इससे 5% ले लिए, कल को सेम प्रोजेक्ट लेके दूसरा वाला लिया तो नाम पते चेंज करके वही प्रोजेक्ट उसको भी चिपका दिया, दूसरी बैंक से उसको भी दिला दिया। 5% इसमें लिए सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन चेंज करने के। प्रेम के बदले में क्या लिखना है? लक्ष्य मेरा 5 करोड़ लाते चल। और इवन अगली हद तक मैं लेके जाऊँ आपको तो बोलते बोलिए क्या बोल रहा था छोड़ो, याद आ गया था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। आगे बढ़ते हैं, जब याद आएगी फिर से समझाऊँ। लेकिन बहुत शानदार वाली चीज है प्रोजेक्ट में। हाँ आगे एक बार एक कहानी सुनाता हूँ शानदार। एक बार शायद किसी को सुनाई भी हो। एक बार मैं ना किसी सीए के ऑफिस में गया, एक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने। हमारे टीडीएस में एक डॉक्यूमेंट होता है जो ऑनलाइन सिर्फ सरकार के वैलिडिटी सेंटर पे ही जमा होता है। तो उसने वो फ्रेंचाइजी ले रखी थी, उसके यहाँ डॉक्यूमेंट जमा कराने गया। अब जनरली कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से डॉक्यूमेंट जमा कराने जाता नहीं है, पर हमारी तो जानते ही हो। तो मैं ही पहुँच गया तो मेरे यार आप, हाँ मैं क्या आप तो सीए हो? मैं जानते हो आप मेरे मैं तो नहीं जानता। क्या आप क्या कर रहे हो? डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। फिर क्या ऑफिस में चले तो ऑफिस में भाई मुझसे क्या बोला, नट शेयर में बताता हूँ। वो क्या बोला कि यार आप मेरे से जुड़ जाओ। मैं क्यों? कि मैं आपको डीएसए बना दूंगा। मैंने कहा वो क्या होता है सर? कि मैं आपको एक बैंक से कॉन्ट्रैक्ट दिला दूंगा, ये बैंक आपको 200 करोड़ का कोटा देगी। ये 200 करोड़ आपको एक क्वार्टर मतलब 3 महीनों में डिस्बर्स करने। डिस्बर्स करने मतलब ये जो लोग अप्लाई करते हैं ना, इनकी फाइल चेक करके, इनकी कैपेबिलिटी चेक करके साइन करके देते हैं बस। तो बैंक वाले इनको लोन दे देंगे। अब अगर ये काम आप करते हो तो बैंक की तरफ से मिलेगा आपको 0.5%, ओनली 0.5%। 200 करोड़ का 0.5% होता है 1 करोड़, प्लस 1.5 करोड़ देंगे आपको सामने वाले, क्योंकि आप उनकी फाइल अप्रूव कर रहे हो। मतलब अगर आपको लोन चाहिए तो आप मेरे पास आओ, बैंक खुद आके कह रही है प्लीज बांट दो हमारा लोन, इससे लोगे 1.5, इससे लोगे 0.5, तो टोटल 4 करोड़ की कमाई 3 महीने में। मैंने कहा आप मुझे क्यों बना रहे हो, खुद ही क्यों? मैं तो बनाऊँ हुई सी, मेरे पास तो 200 करोड़ की लिमिट या 500 करोड़ की लिमिट है, लेकिन वो 200 करोड़ और देने चाहते हैं जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम पे इशू होगी। और प्लस मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 500 करोड़ भी संभाल लो, क्योंकि जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं तो मेरे पास काम करने वाले बंदे बहुत हैं, लेकिन जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं और ये बोलते हैं कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो अपने आप ही सामने वाला गौर से सुनने लगता है। दूसरा कोई बोलेगा उसकी बात में इतना वजन नहीं, लेकिन ये आप बोलोगे आगे सीए लगा के तो अपने आप ही सुनेगा और अपने आप ही बोतल में उतरेगा। अब आप लोगों में से बहुत सारे सोचता हूँ फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? हम क्या कर रहे हैं यार? वो मैं बताऊंगा। वही बता हम क्या करें। जनरली कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है, रेस्ट्रिक्शन भी बता देना तो समझ में आ जाए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अब ये तो है प्रोजेक्ट मैनेजर। अब अगर आप प्रैक्टिस में जाते हो तो प्रैक्टिस की कुछ प्रैक्टिस तो हम भी करते हैं। मिनिमम 50,000 रुपये होता है मिनिमम इनिशियल ईयर में। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे हो
तो उसी साल में 2-2.5 लाख भी कमा लेते हो पर मंथ, ये पर मंथ बोल रहा हूँ मैं। और फिर ये तो बिजनेस है, करोड़ ऑफ करोड़ इसका टर्नओवर होता है। एक बार उत्तम प्रकाश अग्रवाल हमारे टेन्योर में प्रेसिडेंट थे, वो आके स्पीच दे रहे थे, फिर कह रहे थे कि आज मुझे जो भी खरीदना हो मैं खरीद सकता हूँ। आप बोलो ये वाला हेलीकॉप्टर खरीदना है तो मैं सिंगल चेक वो हेलीकॉप्टर भी खरीद सकता हूँ, इतना पैसा है मेरे पास। वो प्रैक्टिस करते हैं। वो कहते थे मेरे घर बार में और दूसरों के काम ही नहीं। 14 सीए हम बच्चों के पूरे घर बार में और 8 से 9 अभी पाइपलाइन में चल रहे पूरे पूरे कबीले में इतने सीए और कुछ हमें जपता ही नहीं इसके सिवा। इतना बढ़िया प्रोफेशन है। हम अपन छोटी सी सिटी में रहते हैं, इस सिटी में भी मेरे साथ 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट स्कूल में साथ में बैठते हैं। दिन भर में 2000 रुपए पर डे तो वो शेयर बाजार से कमा लेते नहीं परचेज से। और अभी कुछ इलीगल प्रैक्टिसेस भी होती है, 50,000 1 लाख रुपए महीना उससे भी आराम से कमा सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। इवन बैंक शब्बीर सर के जो सीए वो बैंक से कितने रुपए महीना कमाते होंगे? रवि वर्मा जोर से बोल बेटा, सुना नहीं। 15 to 20 लाख 15 से 20 लाख सिर्फ और सिर्फ बैंक का काम करके महीने में कमाते हैं। इसका वो बैंक कॉन्ट्रैक्ट होटल तो ईयरली वो ईयरली। आपका एक फ्रेंड है राहुल, हमारे उसे वो कितना कमाते हैं महीने? 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए हमारी एज का ही। इसकी एज है मेरे तो वो छोटे 1.5 लाख रुपए तो खाली बैंक के काम करके कमा रहा है, खाली बैंक के 1.5 लाख रुपए महीना। ठीक है, तो ये तो हुई कमाई। पूरे बड़े बड़े सपने देखिए तुम लोग, हलवा थोड़ी फूक मारो खा लो। तो अपना उधर जाकर बैठूंगा कुर्सी पर आराम से, सर समझाएंगे ऑब्स्टेकल्स। आपके सारे सपने चकनाचूर हो गए धीरे धीरे। देखो सीए क्रैक करने के लिए एक मूल मंत्र बता दूं मैं, सिर्फ और सिर्फ चाहिए होता है एक तो जिगरा, दम, हिम्मत ऑफ करने की, कि हमें दम होना चाहिए कि इतना सोच भी सके, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए मैं कर सकता हूँ। और दूसरा चाहिए होता है डिसिप्लिन, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में हो, मैं मतलब कोई भी हो, कोई से भी खेत की बोली हो, कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना भी भौंक ही क्यों ना हो, मैं कहता हूँ अगर मैं बन सकता हूँ तो हर कोई बन सकता है आराम से। सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए, वो डिसिप्लिन होनी चाहिए, वो भी एक टाइम पीरियड शब्द बदल रही हो। भाई तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा ले चुके हैं, सॉरी फॉर दैट, बट कोर्स भी बहुत बड़ा है। देखो कार्ड अभी सबको कार्ड छुट्टी करते कल बता देंगे कल संडे वो जा भी रहे आप भी देखो बेटा आप लोगों को ये एक बार तू अंकल से तू बात कर। देखो आप लोगों को ये पता होगा कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो वर्ल्ड के टॉप 10 टफेस्ट एग्जामिनेशन में 8वें नंबर पे आता है इंडियन चार्टर्ड वर्ल्ड के। ठीक है, अब आईआईटी वगैरह में और यहाँ पे क्या फ़र्क है, इतना टफ क्यों माना जाता है इसे? क्योंकि आईआईटी वगैरह में एंट्रेंस इजी होता है, एग्जिट आसान है। यहाँ पे एंट्रेंस मुश्किल होता है सॉरी, और एग्जिट आसान है। कहाँ पर? आईआईटी वगैरह। यहाँ पे एंट्री कंपैरेटिवली इजी है, इजी नहीं है, कंपैरेटिवली इजी है, एग्जिट थोड़ा सा मुश्किल है। अब यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक बार आपको आईआईटी में कॉलेज मिल गया तो वो 4 साल आपके बहुत सुख में जाएंगे, लेकिन आईआईटी क्रैक करना बहुत मुश्किल है, कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ कॉलेज हो ही नहीं, तो यहाँ पे आपने फाउंडेशन के 4 पेपर दिए, आपकी एंट्री तो हो गई, सीए फाउंडेशन में एंटर हो गया। अब आईपीसीसी में 8 सब्जेक्ट होंगे, अब 8 की जगह अब 6 हो गए, और सीए फाइनल में भी अब 8 की जगह 6 हो गए। तो ये जो 6 सब्जेक्ट आपके इंटर में और फाइनल में होंगे ना, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो इस कोर्स के अंदर जैसे सर ने बोला डिसिप्लिन प्लस हार्ड वर्क, ठीक है,
अब वो हार्ड वर्क कैसा, एक मिथ बनाया जाता है कि 18 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है, ये है। एक को हमने देखा था वो अभी तक सीए ही कर रहा है, ये कर रहा है। तो वो लोग, वो कुछ एक ऐसे एक्सेप्शंस है जो नहीं बन पाए, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है उनकी पढ़ाई में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, या पढ़ने का जो पैटर्न है ना वो गलत रहा होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, फाउंडेशन दिसंबर तक आप पढ़ोगे, उसके बाद जनवरी फरवरी आपका ब्रेक आ जाता है, फिर रिजल्ट आया, फिर मार्च में आपने अगर बीकॉम भी कर रहे हो साथ में तो आप बीकॉम का एग्जाम दे सकते हो। अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI ने अभी इग्नू के साथ टाई अप कर रखा है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। अब वो टाई अप में क्या हो रहा है अभी कि अगर कोई भी बच्चा सीए ऑप्ट करता है तो उसे जो एग्जाम वो सीए में पास कर चुका है उसके एग्जाम उसे बीकॉम में नहीं देने पड़ेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री बीकॉम की अपने आप मिल जाएगी आपको 1.5 साल में। जैसे ही आपने IPCC पास किया तो आपको बीकॉम की डिग्री सीए के साथ ही दे दी जाएगी। ये एक बहुत शानदार टाई अप है जो इग्नू के साथ अभी इंस्टीट्यूट ने किया है, ठीक है। और इग्नू एक बहुत रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, आपको भी पता है, ठीक है। तो वहां से आपको एक बीकॉम का डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि जो पढ़ाई का टाइम पीरियड है ना वो हमेशा 16 घंटे 18 घंटे नहीं है। अब आपने जैसे IPCC ऑप्ट करा, अप्रैल में आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, सुबह 4 से 5 घंटे की आपकी क्लासेस रहेगी, उसके बाद आपने रेस्ट लिया, 2-3 घंटे घर पे पढ़े, जैसे आप 12th में पढ़ते हो। ये चलता रहेगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब सितंबर अक्टूबर जो 2 महीने आप घर में बैठोगे, ये 2 महीने आपको लग के पढ़ना पड़ेगा नवंबर में, क्योंकि पेपर। तो जो 16 घंटे 18 घंटे की पढ़ाई बोलते हैं ना वो इन 2 महीनों में। फिर एक बार नवंबर में पेपर हो गए, रिजल्ट आ गया, फिर आपका 2-1 महीने का ब्रेक आ जाएगा। फिर आर्टिकलशिप के जो 2 साल होंगे, आपके 2 हमारे 3, वो 2 सालों के अंदर आपको पूरा ब्रेक है, कोई एग्जाम देना ही नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, 11 बजे ऑफिस जाना है, 5 बजे ऑफिस से आना है, आर्टिकलशिप करनी है अच्छे से, पूरी ईमानदारी से, क्योंकि काम वहीं सीखोगे आप। अच्छी जगह से आर्टिकलशिप करते हो, जैसे मेरे एक दोस्त ने, मुर्सा ने भी बाहर से करी थी, मेरे एक दोस्त ने आर्टिकलशिप जहाँ से करी थी, और मेरे 2-3 स्टूडेंट अभी जहाँ से आर्टिकलशिप कर रहे हैं उनको स्टाइपेंड 16,000 रुपये मिलता है। 16,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है काम सीखने का, ठीक है। शब्बीरी नाम है उसका, अभी यहाँ पे आया था वो, तो IT-OT करने तो बता रहा था, ठीक है। 16,000 रुपये उसको स्टाइपेंड मिलता है। मैं बोलता हूँ घर से पैसे मंगवाता है क्योंकि वो मुंबई से कर रहा है आर्टिकलशिप, तो बोला नहीं सर ज़रूरत नहीं पड़ती, 16,000 में मेरा हो जाता है आराम से। इनफैक्ट मैं मेरी CA फाइनल की फीस भी खुद भर रहा हूँ, मैंने घर से कोई पैसा नहीं लिया। मैंने लास्ट घर से पैसा लिया था बस IPCC के पहले, मेरा IPCC का एक ग्रुप क्लियर हुआ, उसके बाद मैं यहीं पे कर रहा हूँ। लेकिन मेहनत बहुत है। अब मुंबई से आर्टिकलशिप कर रहा है, सुबह जल्दी निकलता है, ठीक है, मेट्रो से पकड़नी पड़ती है, ऑफिस जाता है, काम करता है, फिर आकर CA फाइनल की पढ़ाई करता है 2-1 घंटे। अब वो 2 साल कुछ बच्चे कुछ अय्याशी में निकाल लेते हैं, क्योंकि पेपर नहीं होते ना तो प्रेशर नहीं होता, तो वो लोग वो 2 सालों के अंदर पढ़ाई नहीं करते, और फिर क्या करते हैं, जब अटेम्प्ट नजदीक आता है तब वो कोचिंग लगाते हैं। इसलिए CA फाइनल में अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते जाते हैं। अगर हम ये आर्टिकलशिप के 2 साल ढंग से यूज करें, जैसे मैं मेरा भी खुद का एग्जांपल दूं, तो आर्टिकलशिप के 3 सालों में मैंने पहले ही साल में कोचिंग डाल दी और मुझे पैसा मुंह लग गया, ठीक है, बच्चे आने लग गए, ठीक है, तो फिर हम लोग इसमें भावनाओं में बह गए, ठीक है। अब जैसे सर बता रहे थे कि हम उधर फील्ड में क्यों नहीं गए, दूसरी फील्डों, तो जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था तब हमारा CA कंप्लीट नहीं हुआ था, हम आर्टिकलशिप में ही थे, तो हमने आर्टिकलशिप में ही पढ़ाना शुरू कर दिया, स्ट्रेंथ अच्छी आ गई, बच्चों को पढ़ाने में मज़ा आने लग गया, धीरे धीरे पैशन बन गया, तो फिर हमारा स्विच करने का इरादा भी नहीं हुआ, ठीक है, और पैसा भी ठीक ठाक कमा ही लेते हैं हम भी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग दूसरी फील्ड में नहीं गए। तो ऑब्स्टेकल के अंदर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा बेटा, सर ने बोला हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट। बच्चा टाइम को संभाल नहीं पाता, ठीक है, उसे ये नहीं पता होता 15 घंटे 16 घंटे जब पढ़ाई करने का समय तब उसे पढ़ाई ही करनी है। वो 2 महीने अगर आप जरा सा भी ट्रैक से भटके तो अटेम्प्ट लगेंगे, लेकिन अगर एक आध अटेम्प्ट लग भी जाए पढ़ने के बाद भी, तो इस प्रोफेशन में हिम्मत नहीं हारनी होती, पेशेंस रखना पड़ता है। मेरे को भी CA फाइनल में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लगे, ठीक है, सर को भी लगे, सबको लगे। अभी हमारा एक दोस्त नेक्स्ट CA बना है, ठीक है, वो तो बहुत लेट बना, लेकिन जिसकी सर अभी बता रहे हैं ना कि जो अब जॉब को ऐसे लिखता है कि ये भी नहीं करनी ये भी नहीं करनी, उसने तो ब्रेक ले लिया बीच में CA से, वो बिजनेस में लग गया, उसको लगा नहीं मुझे करना चाहिए, फाइनल भी देना चाहिए, CA फाइनल नहीं दिया था उसने,
फिर दिया उसने, वो बना, अब वो अपनी मनपसंद जॉब ढूंढ रहा है कि जो उसे करना है वही करेगा वो। बाहर तो उसे बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। अभी जिन सर का इन्होंने एग्जांपल दिया वो टीचिंग में आ गए, फिर बाद में उनको लगा कि भैया नहीं जम रहा है, टीचिंग इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, तो वो छोड़ के बैंक में लग गए। जिस दिन लगे उसी दिन जॉब मिल गई। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे। ये लेक्चर को आज मैं समाप्त करता हूँ एक लास्ट दोस्त का एग्जाम्पल देकर। अभी अलवीना आती है यहाँ पर, 12th क्लास में आती है ना अलवीना। अलवीना का कजिन ब्रदर है, मुसव्विर नाम है उसका। वो सीए में था, मेरे से 1 साल पीछे था वो। ठीक है, अब उसको 2016 में सीए फाइनल का अटेम्प्ट देना था, 2015 में अटेम्प्ट दिया उसने, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कोचिंग वोचिंग सब कर चुका था सीए फाइनल की, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब 16 में उसे वापस अटेम्प्ट देना था। उसकी छोटी सिस्टर है, वो मेंटली डिस्टर्ब है बचपन से, तो उसका ध्यान रखना होता है। उसके पापा पुलिस में है और सारा ध्यान उसकी मम्मी रखती थी। अब जिस दिन उसका अटेम्प्ट था उसके 15 दिन पहले, मई में उसका अटेम्प्ट था 2016 में, उसके 15 दिन पहले उसके पापा को एक कोई पुलिस के किसी काम से जा रहे थे वो, किसी को पकड़ने या कुछ, तो एक ट्रक टक्कर मार गया और एक्सीडेंट हो गया एग्ज़ाम के 15 दिन पहले। बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत बुरी हालत। मतलब बस ऐसा था कि बस किसी भी वक्त कुछ भी खबर आ सकती। उसने वो अटेम्प्ट छोड़ दिया और वो पापा की देखभाल में लग गया। 6 महीने लगे उसके पापा को रिकवर होने। अब उसे लगा कि अब मुझे पेपर देना चाहिए। तो जैसे उसके पापा थोड़े से ठीक हुए तो उसकी मम्मी को अटैक आ गया और उसकी मम्मी की हालत खराब हो गई। ऑक्सीजन पे थी उसकी मम्मी। 1.5 साल वो अपनी मम्मी की खिदमत करता रहा। फिर उसकी मम्मी ने कहा कि भाई मेरे से तेरी हालत नहीं देखी जाती, तू शादी कर ले। तो उसने शादी कर ली बस मम्मी के कहने पे। अटेम्प्ट सब गया, 2 साल 2.5 साल का गैप आ गया। भूल गया वो कि अब मुझे सीए भी करना है। फिर थोड़े टाइम बाद मम्मी की डेथ हो गई। जब मम्मी की डेथ हुई तो मम्मी ने उससे बोला जाते वक्त कि भाई, वो दूसरा था, ठीक है, कि भाई तू अपना एजुकेशन तो कंप्लीट करना, मुझे पता है मेरी वजह से ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो बस उसको हिट कर गई दिमाग में और फिर उसने वापस से ऑप्ट किया 3 साल के गैप के बाद। 6 महीने तैयारी करी, पहला ग्रुप पास किया, फिर 6 महीने तैयारी करी, दूसरा ग्रुप पास किया, सीए बना। सीए बनने के बाद आज उसकी भी सोच हमारी तरह ही है, जॉब नहीं करनी, तो वो खुद की प्रैक्टिस में आया। जब वो प्रैक्टिस में आया तो 25 से 30 हज़ार रुपये कमाता था, क्योंकि खुद का ऑफिस था, नए नए लोग थे, कांटेक्ट बनाता था और बीच में दोस्तों से सबसे कांटेक्ट टूट गए थे। खुद से शुरू किया, 25 हज़ार रुपये से शुरू किया। 6 महीने के अंदर अंदर वो 25 के 50 हुए, 50 के 1 लाख हुए। आज आराम से गारंटेड 20 लाख रुपए साल के कमाता है। उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे पूरे फ्रेंड सर्कल में सबसे अच्छा होगा, गारंटेड। जबकि सबसे लेट बना है, सबसे 4 साल लेट बना है। तो भाई तो डिटर्मिनेशन हो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो ये पूरा सीए के बारे में था। और कोई चीज़ हो आप लोग पर्सनली हमसे कांटेक्ट करके पूछना, ठीक है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं मैंने तुम्हें सिर्फ फाउंडेशन के बताया। आईपीसीसी और सीए फाइनल में सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स नहीं आती है। मैथमेटिक्स सिर्फ आपको कहाँ आएगी, सीए फाउंडेशन। चलो धन्यवाद, बाय।